हे गाइस, स्टार गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एक तरफ तो कून ने रेचल को वापस से धूल चटा दी है और इतनी गंदी बेइज्जती की है और उसे भीख में जीवन दान भी दिया है इस गेम में बने रहने के लिए। वही दूसरी तरफ बैम बिल्कुल बाल बाल बचा खून की वजह से हाकिन से लड़ने से। वही दूसरी तरफ हमें हम इसकी लास्ट क्लोन को भी दिखा दिया गया है जो कि देखने में बहुत ही पावरफुल है। और यही सेम ओपिनियन अपने इवान का भी है जो कि यूरी के साथ बैठ कर अभी तक ये सब चीज स्क्रीन पर देख रहा था। अब स्टोरी में आगे इसी के साथ स्टोरी में हम फोकस करते हैं इवान और यूरी को, जो कि स्क्रीन पर अभी तक की सारी फाइट्स पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इसने लास्ट क्लोन को नोटिस किया, इवान समझ गया कि कोई रेगुलर इतनी ज्यादा पावरफुल ऑरा को इमिट नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ भी यूरी पेड्रो को देख कर मन में सोच रही थी कि बहुत ही चंट है और यही इसका हुक्म का इक्का था जिसे इसने अभी तक छुपा के रखा था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि असिस्टेंट के बगल में इस क्लोन को देखकर हाकिम मन में सोचने लगता है कि अनदर क्लोन ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा, तुम मेरी कोई भी सिबलिंग नहीं हो। वही ये लड़की हाकिम को कहती है कि मैं ही हूँ तुम्हारी आखिरी क्लोन और मेरी तरफ से हेल्प मिलने पर तुम वापस से कंप्लीट वन बन पाओगे। उसके ठीक अगले मोमेंट ही ये क्लोन एकदम से वहाँ पे गायब हो जाती है और हम देखते हैं जैसे कि कोई लाइट गायब हो हवा में, वो ठीक बैम के पीछे आ जाती है और उसे हंसते पूछती है तो क्या वो तुम ही हो जो हाकिम से फाइट कर रहा है। तो उसके फेस को काफी पास से ऑब्जर्व करते हुए कहती है, एक स्लेयर कैंडिडेट तुम कुछ ज्यादा ही मासूम हो ऐसी अंधेरी और काली दुनिया में रहने के लिए। वही बगल में खड़ा अपना क्लोन इसको देखे थोड़ा सा जेलस हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम वहाँ कर क्या रही हो, वहां से पीछे हटो शू वुमेन। जिस पर वो क्लोन वापस लाइट की तरह गायब होकर सीधे असिस्टेंट के पास आ जाती है और कहती है कि मैं इस गेम को जरूर ज्वाइन करूंगी, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन पहले मैं ऑब्जर्व करूंगी इस गेम को और देखूंगी और उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि मैं किसकी मदद करना चाहती हूँ, क्या ये चलेगा। जहाँ एक तरफ तो असिस्टेंट भी थोड़ा सा सोचने पड़ गया था, वहीं हाकिम उसके बोलने से पहले कहता है, आखिर तुम बोल क्या रही हो, ये क्या बकवास करने में लगी हो, तुम मेरी क्लोन हो तो तुम्हें मेरे साइड ही होना चाहिए। जिसपे लड़की उसे डांटते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो, मैं इसके लिए तुम्हारे 5 पॉइंट काटती हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं हाकिम के साथ और लड़की अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि मैं जरूर तुम्हारी क्लोन हूँ वाइट, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी साइड हूँ और इससे पहले कि तुम्हें मेरी पावर मिले तुम्हें मुझे प्रूव करके दिखाना होगा कि तुम इस पावर को लेने लायक हो। और मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में बहुत ही अच्छे पता है कि तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से कांड किए हैं। और उसके ठीक बाद असिस्टेंट को थोड़ा सा इंटिमिडेट करते हुए कहती है, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है ना इससे, वैसे ही मैंने फक से पहली बात कर ली है और जब ये सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो उसके बाद जो प्रॉमिस फक ने तुमसे किया है वो मैं पूरा कर दूंगी। तो शायद रोहन को लेकर था। वहीं पर असिस्टेंट इस चीज को सुनकर मान जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल इस गेम इंक्लूजन को अलाउड करूंगा और इस गेम में अपकमिंग बैटल में ये जिसका भी साइड चूज करना चाहे कर सकती है अपनी मर्जी से। जिस पर हाकिम काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता असिस्टेंट गेम के रूल्स को अनाउंस करना शुरू कर देता है क्योंकि अब डॉलर शो का फाइनल राउंड यानी कि थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम होगा गो टू हेल, जो कि थोड़ा सा अजीब नाम था जिसके बारे में बैम और हाकिन दोनों के सेम रिएक्शन थे। वही असिस्टेंट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि इससे पहले वो गेम के रूल बताए वो उन सारे बंदियों को दिखाएगा जो कि इस गेम में यूज होने वाले हैं। ये सभी वो लोग थे जिनको पहले से कैप्चर करके रखा गया था इस गेम के लिए। ये सुनकर अपनी बैम की आंखें खुल गई थी क्योंकि इसमें मोस्टली उसके दोस्त थे और यहाँ बैम और बाकी लोगों के साथ हमें ही पता लग पाता है वुडन और स्टेशन से जब कुछ लोग गायब हुए थे तो उनको इस पिंजरे में कैद करके इसलिए रखा गया था ताकि उनका भी यूज किया जा सके। बैम नोटिस करता है इस पिंजरे के अंदर प्रिंस, मीसैंग और आर्क्रेप्टर और उनके साथ कुछ और लोग भी है। जब बताया जाता है कि ये लोग बाम की टीम के लिए होस्टेज है और वहीं पे उसके बाद हाकिन की टीम के लिए भी होस्टेज को अनाउंस किया जाता है, जिसको सुनकर हाकिन थोड़ा सा कंफ्यूज सा फील करता है कि आखिर उसके कौन से दोस्त हैं जिनको होस्टेज बना लिया। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि इसके टीममेट्स थे जिनमें कि एंजल, मिस्टर कैसेनो और साथ ही में ट्रैवलर भी था। और जैसा कि हमें हाकिन का नेचर पता ही है, उसका रिएक्शन यही होता है कि इन बेफालतू के लोगों को, इन कचरों को तुम हॉस्टेज कहते हो इसलिए ताकि तुम मेरे को ब्लैकमेल कर सको इस गेम में हराने के लिए। और अब हमें बताया जाता है इस गेम के बारे में जिसमें वियोल को और हाकिन को अपने डॉलर का यूज करके कम्पीट करना और एक दूसरे से अपने साथियों की जिंदगी को या तो बचाने के लिए या तो उन्हें मरने के लिए। सुनकर कून और रेचल के भी पसीने छूट गए थे। और इसी के साथ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है सबमरीन ऑफ डेथ से, जो कि मशीन सी होती है जो कि बहुत ही तेज घूमती है और यहाँ पे धीरे धीरे करके उन सभी हॉस्टेज को ऊपर से गिराया जाना था। ये सबमरीन अलग अलग स्पाइरल जैसी थी जिनमें पहले बड़ी सर्कल, फिर से छोटे सर्कल, फिर और भी छोटे सर्कल थे और ये पाइप नीचे की तरफ जाती थी और सबसे नीचे था लावा जो कि इस ट्रेन के इंजन का कोर था। और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमें बताया जाता है कि अगर कोई भी हॉस्टेज सबसे नीचे बॉटम में पहुंच जाता है और इस लावा को टच भी कर लेता है तो तुरंत ही गायब हो जाएगा और मारा जाएगा।
ये सुनकर प्रिंस और मिशन की भी हवा टाइट हो गई थी। जब हम बैकग्राउंड में काफी सारे लोगों के अलग अलग रिएक्शन सुन पाते थे, तो कोई तो गाली दे रहा था, कोई ये कह रहा था कि भले किसी की जिंदगी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, और अपना बैम भी अब थोड़ा सा परेशान हो गया था। और इसी समय गेम को और आगे एक्सप्लेन किया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि हाकिन और बैम दोनों ही इसके सबसे टॉप पे खड़े होंगे, एक दूसरे के आमने सामने। जैसे सबमरीन में ऊपर से किसी हॉस्टेज को छोड़ा जाएगा, वैसे ही दोनों रेगुलर चूज कर सकते हैं नीचे जाने के लिए सेंट्रल पाइप का यूज करके, और अपने हॉस्टेज को बचा सकते हैं। और इस नीचे जाने के टाइम पे उन्हें आपस में फाइट करनी होगी, जहाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये गेम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि या तो हॉस्टेज मर नहीं जाता, या उनमें से कोई एक अपने हॉस्टेज को बचा नहीं लेता। लेकिन ट्विस्ट यहीं पे खत्म नहीं होता, उन्हें नीचे जाने के लिए डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। हर लेवल का अपना अलग अलग डॉलर है, जैसे सबसे टॉप का सबसे ज्यादा, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे और भी कम, और सबसे बॉटम का $10। और हॉस्टेज जिस भी सबमरीन के नंबर के पास होगा, उतने ही डॉलर ने खर्च करने पड़ेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। और जैसे जैसे हॉस्टेज नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे डॉलर भी कम होते जाएंगे जो खर्च करने होंगे प्लेयर को आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही गेम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसको कहा गया था सबमरीन ऑफ चॉइस। इस सबमरीन ऑफ चॉइस पे कोई दो सिलेक्टेड रेगुलर दोनों टीम में से आके बैठेंगे, और यहाँ पर उनके दो ऑप्शन होंगे चूज करने के लिए, जिनमें से पहला ऑप्शन होगा कि वो कब फ्री करना चाहते हैं हॉस्टेज को सबमरीन में नीचे जाने के लिए, और दूसरा होगा कि वो जो लावा है उसकी हाइट कितनी होगी उस सेंट्रल पाइप पर। लेकिन दोनों के लिए उन्हें डॉलर खर्च करने होंगे। किसी हॉस्टेज को फ्री करने के लिए उन्हें $10 खर्च करने होंगे, वहीं पे हर एक लेवल से इंक्रीज करने के लिए डिक्रीज करने के लिए उन्हें $5 खर्च करने पड़ेंगे लावा का लेवल को लेकर। अब इससे होगा क्या? इससे बेसिकली ये होगा कि गेम में अगर कोई अपनी टीम को बचाने के लिए पहली पाइप में चला जाता है, लेकिन दूसरे वाले सामने प्लेयर ने उस लावा के लेवल को ही ऊपर कर दिया, तो इसे हॉस्टेज समय से पहले ही लावा में गिर जाएगा और मर जाएगा, इससे पहले कि उसके टीममेट उसे बचा सके और इस गेम को जीत सके। और अगर एक टीम अपने मेंबर को बचाने में कामयाब हो जाती है, तो इसके रिवॉर्ड में इन्हें $10 मिलेंगे। लेकिन अगर वो हारती है, तो इनको अपने डॉलर गंवाने पड़ेंगे, साथ में इनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। और ये सभी चीजें करने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी को दांव पे भी लगाना पड़ेगा। और दोनों टीम के पास सिर्फ 3 ही चांस होंगे। कौन को चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, उसने कहा क्या बकवास चीज चल रही है इधर। वहीं पे रेचल ने समझ लिया था कि एक डेथ मैच है, एक बार में एक जो होने वाला है। और सबसे एंड में इस गेम का विनर डिसाइड करने के लिए जो भी कैंडिडेट सबसे ज्यादा हॉस्टेज को बचाएगा 3 राउंड के अंदर, वो विनर माना जाएगा। या कोई भी कैंडिडेट अगर जिसके पास अगर सारे डॉलर पहले ही खत्म हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आखिर कोई चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, जहाँ पे हॉस्टेज की और उसे बचाने वाले की दोनों की जिंदगी खतरे पे हैं। और इसी के साथ गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ अनाउंस किया जाता है कि सबसे पहला हॉस्टेज होगा वियोल की टीम से। तो सुनकर प्रिंस की तो हालत ही टाइट हो गई थी। हम उसकी शक्ल से देख पाते हैं वो कितना डरा हुआ था। उसके साथ ही वो केस से एकदम से गायब हो जाता है और सीधे सबमरीन में पहुंच जाता है, जहाँ उसे बंद करके रखा जाता है बहुत मोटे मोटे जंजीरों से। और वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे ऐसे बाहर निकालो, मेरी मदद करो, आखिर है क्या। अपने बैम के मन में भी एक डर है कि अगर इस बार वो फेल हुआ तो उसके दोस्त की जान जाएगी, और वो भी एक बहुत दर्दनाक वाली। और इसी के साथ प्रिंस को नीचे गिरा दिया जाता है। और इसी के साथ दूसरी अनाउंसमेंट होती है कि अब चूज करने में टाइम आ गया मेंबर्स को कि कौन सबमरीन ऑफ सर्वाइवल में जाएगा, जिसपे हाकिन सीधे कहता है कि मुझे तुम पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। पर रेचल कहती है कि प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस दो, मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगी, मैं कसम खाती हूँ। दूसरी टीम में कौन कहता है कि मैं ही जाऊंगा, किसी को इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। वही रैक मन में सोच रहा होता है कितना खुश लग रहा है, लेकिन मुझे पता है मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेकार है, किसी काम का नहीं। हम तीसरे राउंड में फिर से देखते हैं रेचल को और कून को आमने सामने। इनको ये डिसाइड करना होता है कि कब वो हॉस्टेज को नीचे गिराएंगे, या फिर लावा का लेवल कितना रहने वाला है। कून भी रेचल से कहता है कि हम वापस से मिल गए रेचल। वहीं रेचल गुस्से में कहती है कि सारी बेफालतू बातें बंद करो और चुपचाप से अंदर चलो। रेचल सबसे पहले सबमरीन के अंदर जाती है। वहीं कून पीछे से ताना मारते हुए कहता है तुम्हें कोई मदद की जरूरत तो नहीं है, जरूर तुम्हारे पैर दर्द कर रहे होंगे। जिस पर रेचल मुंह बना लेती है और कहती है नहीं नहीं। कौन उसको और भी ज्यादा ट्रोल करते हुए कहता है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम वापस से मुझे हरा सकती हो, जबकि 2 राउंड में तुम्हें धूल चटा चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता तुम मुझे बार बार चैलेंज करने के लिए क्यों आ जाती हो, तुम जिद्दी हो या बुद्धू हो। लेकिन फिर भी मुझे इन सबसे उतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बाम का पास्ट जानना है वैसे भी। और वैसे भी हमारे पास काफी ज्यादा डॉलर है, क्योंकि हमने दोनों ही राउंड जीते हैं। तुम्हारे पास कोई प्लान भी है क्या जीतने के लिए? इस पर रेचल उसे काफी तीखी नजर देखते हुए कहती है कैसे मुझे पागल बनाना बंद करो, मुझे पता है तुम इतने सीधे हो नहीं जितना कि तुम यहाँ बनने की कोशिश कर रहे हो, और तुम पहले ही मिनट से जानते थे कि ये मैच बिल्कुल ही बैम के फेवर में नहीं है। अब एक फाइनल अनाउंसमेंट होती है राउंड शुरू से पहले, जहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि व्यूल के पास टोटल $112 है और हाकिन के पास सिर्फ $22 है। वहीं दूसरी तरफ ये गेम एक तरीके का जुआ है,
जहाँ दांव पर तुम्हारे दोस्तों की जिंदगियां लगी हैं, और अगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने अपने साइड डाल यूज कर लिए तो गेम हार जाएगा। जब अपने मन में सोचता है कि हाकिन को इन सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता तो अपने डाल बचाने वाला है, वहीं वो ये भी कहता है कि अपने डाल को काफी केयरफुली यूज करना। रिचल को उनको ये चीज एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि बाम ऐसा नहीं कर सकता जो हाकिन के फेवर में है, दूसरों को मरते हुए देखना, और इसलिए चाहे कुछ हो जाए बैम इस गेम को नहीं जीत सकता। अपना प्रिंस उस पिंजरे में से चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता अभी। प्रिंस यहाँ तक कहता है तुम जानते भी हो तुमने किसे यहाँ पे बंद करके रखा है, मैं हूँ कौन, मैं वो हूँ जिसने उरिक मजीनो को भी उसके पैंट में मुतने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसी के साथ चालू हो जाता है राउंड 3, जहाँ प्रिंस को नीचे गिरा दिया जाता है, जो चिल्ला रहा होता है रोते हुए कि मुझे बचा लो वियोल। और हाकिम भी उसको देख कर कहता है कैसा बेचारा बच्चा है जो तुम्हारी मदद के लिए बुला रहा है। इसी के साथ पीछे काउंटर पे ये भी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि सबमरीन अब $100 के नीचे पहुंच चुका है। हाकिम मैम को बार बार उकसा रहा था कि जाओ उसे बचा लो, वैसे वो काफी जल्दी मरने वाला है। और हर एक सेकंड टाइम जैसे जैसे बीत रहा था वैसे वैसे मार्क और कम होते जा रहा था, क्योंकि लावा के पास प्रिंस पहुंच रहा था 95, 90, 85, 75। वहीं कौन सोच रहा था कि रेचल एकदम सही कह रही है, ये गेम में बैम को पूरा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा निर्दयी डिसीजंस लेने पड़ेंगे गेम को जीतने के लिए। और क्योंकि बैम को दूसरे लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा प्यारी है, यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली है। उनके पास जो डॉलर है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड है, इसीलिए कून अपने मन में बना रहा था कि बैम काफी दिमाग से अपने डॉलर को यूज करे, और उन्हें कुछ भी करके वेट करना होगा उस लिमिट तक पहुंचने के लिए जब डॉलर काफी ज्यादा कम हो जाए। वहीं पीछे बैकग्राउंड में नंबर 45 तक पहुंच गया था, जो कि सुन रहा था बार बार प्रिंस की आवाज को, जो उसे बचाने के लिए कह रहा था। इस गेम में सबसे बड़ी बात यही थी कि अगर आप बहुत ही जल्दी अपने प्लेयर को बचाने के लिए चले गए तो आपके डाल बहुत ज्यादा खर्च होंगे, और अगर आपने बहुत लेट कर दिया तो आप उसे बचा नहीं पाओगे। वहीं सारी चीजें दूर से लास्ट क्लोन भी काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी कि आखिर बैम क्या डिसीजन लेगा। अपने मन में ये भी सोच रही थी चाहे कुछ छुपा रहा है। वही वापस हम फोकस करते पेड्रो पे और यूरी पे, जहाँ यूरी ने उससे कहा कि तुम आखिर क्या छुपा रहे हो, और पेड्रो अब ये मान लेता है कि हाँ बिल्कुल मेरे कुछ अलग ही प्लान थे, और उसे फाइनली ये चीज बता देता है कि ये दोनों वाइट दिखने वाले रेगुलर हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, बल्कि ये दोनों स्लेयर थे और उन्हीं के क्लोन हैं जो कि फक से बहुत ही टाइम पहले गायब हो गए थे। और ये जो रेगुलर जो बाकी लोगों की सोल का कंज्यूम करके अपनी पावर को वापस से रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि वाइट है, वही खूंखार स्लेयर जो किसी भी इंसानी जिंदगी को किसी खिलौने की तरह समझता है। और जैसे ही बैम ये मैच हारेगा वापस से वाइट अपनी पावर को रिगेन करने के लिए काबिल हो जाएगा। वही यूरी जैसे ही नाम सुनती है वो बुखला जाती है, क्या तुम सही में वाइट की बात कर रहे हो, वही खूनी स्लेयर जिसका दिमाग खराब था। इस पर पेड्रो कहता है हाँ बिल्कुल वही 10th स्लेयर जिसका नाम था वाइट, और मुझे पता था कि तुम भी उसका नाम जरूर जानते होगी प्रिंसेस, क्योंकि फेमस ही इतना है, जिसने एक से बढ़कर एक नीच और घृणा वाले काम किए हैं। उसने इतनी बार लोगों को मर्डर किया है, उन्हें श्राप दिया है, और इतने सारे सिविलियन को टावर में मारा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। लेकिन लास्ट में वो किसी प्रिंसेस जाट की वजह से हार गया और टावर में कहीं गायब हो गया। सभी को लगा कि शायद वो मर गया है, लेकिन ऐसा था नहीं, बल्कि वो स्ट्रेन के अंदर सील हो गया था, और वो अलग अलग क्लोन में बट गया जो कि कुछ रेगुलर लगते हैं दिखने में, जो कि तुम्हारी स्क्रीन के सामने है। और जब वो मैच जीतेगा वो अपने लास्ट क्लोन के साथ कंबाइन कर जाएगा, और उसके उसे अपनी पावर वापस मिलेगी और वो वापस से बनेगा स्लेयर। वही यूरी को ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई थी, क्योंकि उसका मानना था कि कोई जो पहले ही टावर चढ़ चुका है वो वापस से रेगुलर कैसे बन सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है टावर के रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन पेड्रो द डेथ आई कहता है कि बहुत अजीब सी और अनयूजुअल चीजें होती है इस टावर के अंदर, खासकर इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं। वहीं बगल में बैठा इवान पेड्रो को धमकाते हुए कहता है कि मिस्टर इंजीनियर तुमको क्या लगता है तुम इस तरह की घटिया चीज करके बच जाओगे, और तुम कितने गिरे हुए हो जो एक रेगुलर को एक स्लेयर के साथ फाइट करवा रहे हो, और तुमने शर्त भी लगाई प्रिंसेस से इसी के ऊपर। जिस पर पेड्रो से इतना कहता है हाँ तो ठीक है इसमें क्या दिक्कत है, जिस पर इवान भी ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहता है यू क्रेजी कॉन मैन, इसका क्या मतलब है कि सब ठीक है। फिर पेड्रो कहता है कि ऊपर से दिखने में सब चीज़ ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो वहाँ फाइट कर रहे हैं वो दोनों ही रेगुलर, और इस टेस्ट का एग्जामिनर मैं हूँ और तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है, और इसलिए जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ यहाँ पर। और इस ट्रेन पर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो कि रूल तोड़ रहे हैं, और वो दोनों तुम हो, और वो शर्त मानना भी तुम्हारी गलती थी। वही प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम अब इस बखेरे को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी फग लेवल का स्लेयर अपेयर हो जाता है तो कोई भी प्रिंसेस ज़हाट अपनी पूरी पावर को यूज कर सकती है ऐसी चीजों को रोकने के लिए। लेकिन पेड्रो एक स्माइल के साथ उन्हें कहता है कि मुझे पता है ये सब चीजें भी, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें ज़हाट फैमिली की अप्रूवल की जरूरत होगी, और इस ट्रेन के अंदर कोई भी बाहर से कनेक्टिविटी नहीं है, तो तुम उनसे किसी भी तरीके से मैसेज नहीं कर सकती, ना ही ऑर्डर ले सकती हो वो करने के लिए।
और वैसे भी बैम किसी भी तरीके से इस मैच को नहीं जीत सकता, और अगर तुमने कुछ किया तो तुम वैसे ही मारी जाओगी टावर के रूल्स को तोड़ने के लिए, और मैं ऐसा करके रहूंगा। और इसी के साथ ही पेड्रो हंसने लग जाता है, ये कहते हुए कि प्रिंसेस ज़ाहर्ट का ही काम था स्लेयर वाइट को वापस से जिंदा करना, और इसी की वजह से उसे मारना जरूरी था। जहाँ एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे, जहाँ पे एक तरफ तो व्हाइट स्लेयर भी फक के पास वापस आ जाएगा, ये पेस्की से स्लेयर कैंडिडेट माम भी मारा जाएगा, और एक प्रिंसेस ऑफ ज़ाहर्ट जो काफी पावरफुल थी वो भी मारी जाएगी टावर के रूल को तोड़ने की वजह से। ये कितना परफेक्ट प्लान है। यूरी ये देखकर थोड़ी और चिढ़ गई थी और सोच रही थी मुझे इसका मुंह तोड़ देना चाहिए। जहाँ पेड्रो अपनी बात को कहते हुए भी कहता है कि ज़ाहर्ट फैमिली ने पहले इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। वो जो 3D ग्लासेस तुम देख कर अभी इंजॉय कर रही थी वो एक्चुअली में रिकॉर्ड करके चीजों को यहाँ से बाहर भेज निकले था। इस पे युवान हंसते हुए कहता है कैसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें पागल ना रहे हो, अगर तुम रिकॉर्ड कर भी लेते हो तो इसे वाला बाहर कैसे भेजोगे, कनेक्टिविटी का जरिया ही नहीं है, और वैसे भी ये लड़का बाम नहीं जीतने वाला, और तुम दोनों भी यहीं मरने वाले हो, जिसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा इस बहाने से कि तुमने व्हाइट को वापस जिंदा किया और स्लेयर कैंडिडेट को एलिमिनेट करने में हेल्प की, और इससे मेरा एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे। जहाँ प्रिंसेस ज़ाहर्ट भी मारी जाएगी, व्हाइट स्लेयर वापस हक के बाद चला जाएगा, और ये पेस्की स्लेयर कैंडिडेट भी मारा जाएगा। कितना परफेक्ट प्लान है ना ये सब सोच कर पेड्रो की हंसी निकल जाती है, जिसे देखकर यूरी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो कहती है कि मेरा मन कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। तो इसके बाद यूरी फिर एक स्माइल के साथ कहती है मुझे बहुत दुख के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है कि ज़ाहर्ट फैमिली ने पहले ही मुझे इसके लिए अप्रूव कर दिया है। जो सुनकर पेड्रो के चेहरे पर से पूरा रंग ही उड़ जाता है। जहाँ यूरी से आगे एक्सप्लेन करती है तुमने 3D ग्लासेस देखे थे जो हमने पहन रखे हैं, एक्चुअली में ये रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से बाहर भी भेज सकते हैं उस रिकॉर्डिंग को। तो पेड्रो से कहता है कैसा हो ही नहीं सकता, अगर तुम इसे रिकॉर्ड कर भी लो तो भी तुम इसे भेज नहीं सकती। इस पर इवान उसे समझाता है कि ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ये करने वाली एक बहुत ही तगड़ी गीक है और वो सब कुछ पॉसिबल कर सकती है। और मैं तो काफी नर्वस भी था पहले, कहीं तुम नोटिस ना कर लो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी तुमने अभी कहा मैंने ये सब भी रिकॉर्ड करके एज एविडेंस भेज दिया है। और अब यूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहती है, मुझे पक्का पता होगा कि तुमने इसके बारे में सुना ही होगा, जो चीजें इस 3D ग्लासेस से कनेक्टेड है उसे कहा जाता है द इन्फिनाइट आई, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट चीज जो इस टावर के अंदर है। और ऐसा एकमात्र तरीका इस पूरे टावर में जैसे बंद नहीं किया जा सकता इस पूरे टावर में, उसका नाम है लाइट हाउस ओपेरा। और मेरी बहन रेप्लिस्टर ज़ाहर्ट के पास ये चीजें पहले ही पहुंच चुकी हैं, तो इसे प्रोसेस करके एक रिपोर्ट बनाकर ज़ाहर्ट फैमिली से इसका अप्रूवल ले चुकी है, जिसके बाद तुम्हें दंड देने के लिए ऑर्डर भी आ चुके हैं। और अगर अब तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश भी की, मैं अपनी पावर का यूज कर सकती हूँ तुम्हें गलत करने से रोकने के लिए। और उसके साथ ही यूरी अपने आप को तैयार कर रही थी इसका मुंह तोड़ने के लिए। जब हम देखते हैं उसके हाथों से क्रैक की आवाज आ रही होती है, जो कहती है कि शर्त अभी भी ऐसे चालू है, लेकिन लगता है हमें थोड़ा सा ऑर्डर इसका चेंज करना होगा। मैं पहले तुम्हें तोड़ कर छोटे टुकड़ों में बदल दूंगी और उसके बाद तुमसे पूछूंगी कि बाम कहाँ है, समझे रोबोट आई फ्रीक। और यहाँ तक उसे चैलेंज करते हुए कहती है तुम कब तक ऐसे टफ बने रहने का नाटक करोगे और उस चेयर पे बैठे रहोगे, अब तो उठ के सामने और लड़ने के लिए डरपोक कहेंगे, अब तुम्हारी बारी है फाइट करने की। और सब सुनने के बाद पेड्रो से इतना ही कहता है कि तुमने जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया प्रिंसेस। वही सीन शिफ्ट होकर वापस से मैच पे फोकस करता है, जहाँ हाकिम और बैम एक दूसरे के आमने सामने थे और अब प्रिंस अब 35 के लेवल से भी नीचे आ गया था और बैम सोच रहा था कि मुझे वियोल को बचाना ही होगा। और बैम ये भी एनालाइज करता है कि हाकिम का सिर्फ $22 है, तो इसके साथ वो बहुत बार नीचे नहीं जा सकता। इस चीज़ के बिल्कुल 0 चांस है कि इस बार वो नीचे जाएगा बैम को रोकने के लिए। लेकिन क्या हो अगर चला जाए नीचे बैम को रोकने के लिए प्रिंस को बचाने से, और बैम ज़्यादा डॉलर यूज़ कर ले और उसके बाद भी ना बचा पाए प्रिंस को और प्रिंस मर जाए, फिर क्या होगा। ये सारी बातें बैम के दिमाग में घूम रही थी बार बार। और तभी बैम के दिमाग के अंदर से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है कि सारे प्रेडिक्शन बेकार की चीज़ें हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं सिक्का हवा में उछलते हुए और बैम इसी के साथ ही $30 का यूज कर लेता है और सबमरीन में नीचे जाना शुरू कर देता है। ये बात उससे कह रही थी कि तुम किसी पर्सन की लाइफ को रिस्क नहीं कर सकते किसी स्टूपिड प्रोबेबिलिटी को लेकर। बाकी साइड टीममेट भी चीज नोटिस करता है कि बैम काफी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, उसने $30 यूज कर लिया इसके लिए। हाकिम में चीज देखकर खुश हो जाता है कि उसने वियोल बचाने के लिए अपने $30 यूज किए। वो एक कौन सोच रहा होता है कि थोड़े से ज्यादा है, वही रीचल सोच रही होती है कि इतना देर रुक गया ये बहुत बड़ी बात है। वहीं हाकिम के लास्ट क्लोन का इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट था कि हाकिम नीचे जाएगा या नहीं। वही कून के एनएससी कहती थी कि $30 काफी ज्यादा हो जाएंगे अगर इस बार हाकिम नीचे नहीं गया। वहीं पे बैम चिल्ला रहा था सबमरीन डोर को खोलने के लिए, जिसको सुनकर कून अपने $10 का यूज करके सबमरीन के गेट को खोल देता है और बैम बिल्कुल एंड मोमेंट पे किसी तरह प्रिंस को बचा लेता है, अपने फ्लाइंग चिंशू का यूज करके उसे वहां से लेकर नीचे उतार देता है, जहाँ सभी के पसीने छूट गए थे। और साथ ही ये भी अनाउंसमेंट होती है कि वियोल की टीम ने सबसे पहले होस्टेज को बचा लिया है। ये चीज़ देखकर आर्क रैप्टर और मीसेंग भी, जो कि अभी उस पिंजरे के अंदर थे, थोड़े खुश हो जाते हैं कि प्रिंस की जान बच गई।
वही रेचल कून को कांग्रेस करते हुए कहती है कि तुमने अपने एक दोस्त की जान बचा ली, वो सिर्फ $30 में, जो कि काफी बढ़िया डील लगती है सुनने में। उनसे जवाब में से इतना कहता है कि हमारे पास काफी ज्यादा एडवांटेज है तुम्हारे $22 के सामने तो। जिस पर रेचल कहती है कि ये फिर भी इनफ नहीं होगा। जिस पे कून कहता है इसका क्या मतलब है। रेचल उससे कहती है तुम बिल्कुल समझते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और रेचल ये भी कहती है कि कून मैम तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हारे जैसे निर्दय दिल वाला तो बिल्कुल भी नहीं। वही हम देखते हैं प्रिंस को जो कि एक सर्कल के अंदर होता है और नीचे का रैक कहता है कि अब मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे। वही मैम की हालत काफी खराब हुई थी क्योंकि उसने काफी ज्यादा पावर यूज की थी काफी कम सेकंड्स के लिए। आखिर बैम को देख काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था क्योंकि उसे पता था कि बैम पहले से काफी ज्यादा परेशान और कमजोर हो रखा है फिजिकली लगातार लड़ने की वजह से। उसके बाद उसने अपने दोस्त को सिर्फ $30 में बचा लिया और अगर 120 को हम डिवाइड करें 3 से तो $40 में सभी को बचा सकता है तीनों राउंड में। और वो बैम की तारीफ करते हुए कहता है तुम सही में बहुत दयालु हो। वही योन और प्रिंस के बाद है कहती है क्या तुम ठीक हो। प्रिंस को काफी दुख हो रहा था ये सोचते हुए कि बहुत ही ज्यादा नाक कटाने वाली सिचुएशन है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। और वैसे भी क्या $30 ठीक थे। और हमारी तरह बाकी लोग ये सोच रहे थे कि अगर टोटल 3 मेंबर है और $120 यूज करते हैं तो 30-30 सबके लिए ठीक है। और अब बारी थी हाकिन की टीम से किसी को नीचे गिराने की। वही बोलो साची नोटिस करते हैं कि वो फिशरमैन था जो कि हाकिन की टीम में था और काफी ज्यादा स्किलफुल भी था और वो ये सोच रहे थे क्या हाकिन उसे बचाएगा या नहीं। जब बैम भी इस चीज को नोटिस कर रहा था और हम देखते हैं कि यहाँ पे बालेसर जो कि बिल्कुल मरने की हालत में था उसे वहां से गिराया जाता है। वही अपना हाकिन बैम से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि मोनार्क क्या होता है। हाकिन एक बात शुरू करता है कहते हुए कि तुम्हें शायद ना पता हो कि एक सम्राट कौन होता है, लेकिन मैं जब यहाँ फंसा था उससे पहले मैं एक स्लेव हुआ करता था। मुझे माना जाता था एक राजा जो कि 2 बहुत बड़े देश का था आउटर टावर के एरिया में। आउटर टावर वो जगह होती है जहाँ पे अलग अलग कल्चर रहते हैं हर फ्लोर पर। बहुत बार ऐसे लोगों को पता भी नहीं होता कि इनर टावर या जहाज या ऐसे सब चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं और इसलिए अपने ही देश बनाकर अपने राजाओं के साथ रहते हैं। वहीं हाकिन अपने पास की स्टोरी भी सुना रहा था जहाँ बताता है कि काफी सिंपल सी स्टार्ट से चीजें हुई थी। एक ऐसी देश में एक ऐसा राजा था जो कि बहुत ज्यादा करप्ट था, बहुत ज्यादा लेजी और बहुत बेकार रूलर था जिसको सभी लोग हेट करते थे। और एक दिन अपने हाकिम ने उसका गला काट दिया जिसके बाद सभी लोगों ने उसे बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया और वो बन गया उनका नया राजा। और उसने अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा, सभी को खुश रखा और जो भी लालची या बेकार लोग होते थे या जितने भी ग्रेडी ऑफिसर थे उसने उन सभी को एग्जीक्यूट कर दिया, सबको फांसी पे चढ़ा दिया। वो सही में बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया राजा था उन लोगों के लिए। आसपास के राज्य के लोग भी उसके गुणगान गाते थे, सभी उसके सामने झुकते थे, उसे बहुत ही अच्छा राजा मानते थे। और उसके कुछ टाइम बाद ही उसने अपने सबसे प्यारे और सबसे लॉयल फॉलोअर को किंग बना दिया और वहां से गायब हो गया। जिसके बाद वहां की किस्से कहानियों में इसी भी इसका नाम रह गया था और लोग इसे एक गॉड की तरह पूजने लग गए थे। काफी बरसों बाद भी हाकिम उस पर नजर रखे रखा था क्या कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन टाइम के साथ वो लैंड काफी ज्यादा पावरफुल हुआ, उसने काफी सारे दूसरे एरिया पे भी कब्जा की। लेकिन टाइम के साथ राजाओं जैसे जैसे बदलते गए वैसे वैसे और भी एरोगेंट और बहुत ही बुरे राजा भी वहाँ के सम्राट बनने लगे। और जितने ज्यादा वहाँ के सम्राट लालची होते जाते थे वहाँ के लोग उतना ही ज्यादा दुख में रहने लग गए। वहाँ भूख बढ़ने लगी, लोग भूखमरी से मरने लगे। वहाँ के सम्राटों ने किसी सुअरों की तरह सब चीजों को क्लास में बांट दिया और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को अपने पास रखा और लोगों को गरीब कर दिया। ठीक वैसे ही उस राजा की तरह जिसको हाकिम ने एक बार मारा था। और उसके ठीक बाद हाकिम ने वहाँ के पुअर लोग को अलग ले जाके एक और नई कंट्री बनाई और जिसका राजा वो बना। और ऑब्वियसली वो लोग उसकी रियल आइडेंटिटी को नहीं जानते थे कि कौन है और वो उसे पुराने मिथ को ही ये मानते थे कि वो करप्ट हो चुका है और उसे गद्दी से हटा देना चाहिए। और इसी के लिए हाकिम ने उन लोगों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाया अपने ही बारे में जो कि उस राज्य का राजा था। उसने उन लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ाया उस राजा के लिए जो वो था एक टाइम पहले, उन लोगों को और भी ज्यादा पावर्स दी लड़ने के लिए। और टाइम के साथ ये पावर काफी ज्यादा बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आ गया जो इस पावर ने उस पूरे देश के ऊपर ही खतरा बना दिया और अंत में ऐसा हुआ कि जो दोनों कंट्रीज इसने बनाई थी उन्हें एक दूसरे से हेट हो गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उन दोनों देशों में बहुत लंबे समय तक लड़ाइयाँ चलती रहीं। वो दोनों एक दूसरे को इस हेट की वजह से मारते काटते गए। दोनों में से भी किसी ने एक दूसरे को कहीं माफ नहीं किया, कहीं बैठ के बात नहीं की। काफी समय बाद कभी कभी ऐसा टाइम भी आता था, कुछ छोटे मूवमेंट्स जब ये दोनों कंट्रीज युद्ध को रोक देना चाहते थे, लेकिन हर एक टाइम में ये दोनों कंट्री बाई वाइड से अपेयर होके उनमें वापस से हेट बढ़ देता था, जिसकी वजह से लड़ाई कभी रुक ही नहीं पाती थी और बहुत ही ज्यादा मौतें होती थी। जहाँ बच्चों की जान जाती थी, औरतों के साथ रेप होता था, योद्धा को गलत तरीके से मारा जाता था और सबसे बड़ी बात दोनों कंट्रीज के लोगों का बिलीफ हाकिम के अंदर ही था,
जिन्हें नहीं पता था कि वो दोनों राजा एक ही है और जिसके लिए वो लड़ाई करते रहते थे। सदियों में कभी ऐसा मोमेंट भी आता था जब वापस से शांति होने को पॉसिबल हो पाती थी बहुत ही मुश्किल से, लेकिन ठीक इसी टाइम पे हाकिन वापस उनके बीच जाता था और ये कहता था कि अपने गॉड के लिए वापस से लड़ो और दूसरे देश के लोग डीमंस हैं, मॉन्स्टर्स हैं, उन्हें खत्म कर दो इस दुनिया से। वही हम प्रेजेंट में देखते हैं कि उसका साथी $100 के मार्क से भी नीचे जा चुका है। वहीं हाकिन अब बताता है कि उन दोनों देशों की लड़ाई के बीच में इतने लंबे समय से चलने वाले युद्ध में लगभग 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग मरे थे, जहाँ उन सभी लोगों की सोल को खाने वाला कोई और नहीं बल्कि हाकिन था। और उसे आज भी वो टेस्ट याद आता है क्योंकि उन स्पीड के अंदर बहुत ही डेस्परेशन थी, दुख था और वो बहुत ही गुस्सा भी था। हम देख पाते हैं हाकिन के आंखों में कुछ अलग सी चमक होती है जो एक स्माइल के साथ कह रहा होता है। ये बताना बहुत ही मुश्किल है शब्दों में, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल अल्टीमेट था, जैसा किसी का भी नहीं हो पूरी दुनिया में। ये सुनकर बैम की आंखें फटी फटी रह गई थी और उससे कहता है तो यही तुम्हारा प्लान एकदम शुरू से था। इस पर हाकिन हामी भरते हुए कहता है बिल्कुल, शुरू से ही मेरा यही प्लान था ये सब करने का। मैंने इतना ज्यादा टाइम इसीलिए सिर्फ वेस्ट किया ताकि मैं सही मूवमेंट बना सकूं, चाहे ये लोग आपस में लड़ते रहे और इनकी सोल को मैं कंज्यूम कर सकूं जो भी उस युद्ध में मरते हैं। इसने उन दोनों कंट्री के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मंत्र फूंक रखा था और अगर प्रिंसेस जहाड बीच में ना आती तो इस पूरी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल गॉड होता। इसके साथ हम हाकिन को और भी ज्यादा हंसते देखते हैं जी कहते हुए, जो बैम को कहता है क्या सुनने में बहुत बुरा लग रहा है लेकिन यही रियलिटी है। एक सम्राट को पावर तभी मिलती है जब लोग उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, उनके गुस्से से, उनकी बेवकूफी से। और एक सम्राट को महानता तभी मिलती है जब उसके लिए बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपनी जान दे देते हैं। और जब तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी तुम भी कभी स्लेयर किंग नहीं बन सकते। वही दूसरी तरफ उसका साथी होस्टेज और नीचे आ गया था और 60 के मार्क को भी क्रॉस कर गया था। वही हाकिन कह रहा था कि बहुत दुख की बात है कि उस समरीन में जो भी है वो मरने वाला है, क्योंकि मुझे जीतना ही होगा और मेरी अपनी जीत के आगे किसी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती। और वैसे छोटे मोटे तुच्छ लोग इसलिए जन्म लेते हैं ताकि वो हमारे जैसे बड़े सम्राट के लिए कुछ कर सके, उनकी विक्ट्री में एक पार्ट बन सके, और यही उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो अपनी जान देकर पूरा कर सकते हैं। जहाँ दूसरी तरफ अभी तक भी उसका होस्टेज 30 के मार्क के पास आ गया था। वही बोरो साथियों कहता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो लड़का उसमें कुछ ना कुछ तो है। उसमें कुछ बहुत ही अजीब सी नोटिस करता है बैम के बारे में जो कि एकदम से चेंज हो रही थी, और इस बात को पहले कंटिन्यू करता हम देखते हैं बैम को जो कि बहुत ही गुस्से में था और हाकिन कहता है कि अपनी बेकार से कई बात को वापस लो, वो कोई ऐसा ही तुच्छ सा इंसान नहीं है जिसकी कोई जान की कीमत नहीं है तुम्हारी जीत के लिए। बैम एकदम गुस्से से कहता है कि कम से वो तुम्हारे लिए लड़ा तो सही, अपनी जान को दाव तो लगाया। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका होस्टेज अब 20 के मार्क को भी क्रॉस कर गया था। बैम का पूरा ऑरा चेंज हो गया था, उसके आसपास लाइट भड़क रही थी, उसके थ्रोन के अंदर भी अलग सी पावर जाग गई थी। जो गुस्से से हाकिन को यही बात बार बार कह रहा था कि वो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के लिए उसने अपनी जान को दाव पे लगाया। वही दूसरी तरफ बोरो ने भी अपनी बात को कंप्लीट किया, जो कहता है कि इस लड़के के आसपास एक्सट्रीम ब्लड लस्ट, किसी की जान लेने की चाहत दिखने लग गई है। जहाँ होस्टेज अब 10 के मार्क को भी क्रॉस कर चुका था। हाकिन के इस खौफनाक पास्ट और दरिंदगी से भरी हुई जिंदगी को देखने के बाद वहीं दूसरी तरफ बैम के अंदर भी खून की प्यास जग चुकी है। तो इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे टावर गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। आने वाले वीडियोस में आप देखने वाले हैं कि आखिर हाकिन के टीममेट्स का क्या होगा, क्या वो लावा में लगकर पिघलने वाले हैं या बैम उनके लिए कुछ कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ खून को स्ट्रेटजी लगा के क्या बैम को जितवा पाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ यूरी और पेड्रो के बीच में शर्त का विजेता कौन होगा। तो ये सब चीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें। अगर आपको किसी और चीज़ टॉपिक पे भी या किसी कंटेंट के ऊपर वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। もっと戦おう。俺の責務を全うする。炎の呼吸奥義。やはりお前は鬼になる。